गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी मैंने आपको क्या करवाया था कि इसमें मैंने आपको करवाया था ध्वनि के बारे में करवाया था। अब इसमें आगे क्या कर रहे हैं हम, देखो इसमें आगे क्या दे रखा है कि किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में बताया था मैंने। अब ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है हमारी, और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम, जैसे माध्यम हमारे बता रहे हैं हम, क्या है, वायु हो गया, जल हो गया, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती, अर्थात ये निर्वात में नहीं चलती हैं, और इसे निम्न प्रयोग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, एक प्रयोग कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू क्या कर रहे हैं हम, एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और उसमें देखेंगे कि क्या होता है। क्या कर रहे हैं, देखो कि एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरुद्ध बेल जार ले लेते हैं हम। तो एक तो विद्युत घंटी है और एक कांच का बेल जार ले लेते हैं। अब विद्युत घंटी को क्या कर रहे हैं हम, बेल जार में लटका देते हैं, उसके अंदर लटका देते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, एक पंप को ज्वाइंट कर देते हैं। अब पंप को ज्वाइंट क्यों करते हैं बेटा, वो मैं बता देता हूँ। क्या करते हैं, पंप को हम ज्वाइंट करेंगे, और घंटी के स्विच को दबाने पर आप उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं, ध्वनि को हम सुन लेंगे। अगर यही ध्वनि क्या करें, हम पाइप ना लगाएं तो उस ध्वनि को हम सुनाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वह निर्वात में हो जाए, निर्वात में। अब निर्वात को हम क्या कर रहे हैं, पंप के अंदर ले जा रहे हैं। जब बेटा हम निर्वात में पंप के पास में लेके जा निर्वात में लेके जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, बेल जार की वायु धीरे धीरे क्या करेगी, बाहर निकल जाती है, और जो हम घंटी है, विद्युत घंटी, उसकी ध्वनि बिल्कुल ही कम हो जाती है। और फिर क्या होगा, उसमें पहले जैसी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होगा, बेल जार में बहुत कम वायु रह जाती है, तब बहुत धीमी आवाज़ उसकी क्या होगी, सुनाई पड़ती है। तब यदि बेल जार की समस्त वायु निकाल दी जाए तो क्या होगा, क्या हम ध्वनि को सुन पाएंगे बेटा? जब बिल्कुल ही हवा निकाल देंगे तो क्या होगा, आवाज़ अगर सुनेगी तो न के बराबर आवाज़ हमें सुनाई देगी। अब क्या कह रहा है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अर्थात जो हमारी ध्वनि तरंगे वो क्या कहती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती हैं, देखो कि एक सिल्की ले लेते हैं, सिल्की को क्या करते हैं, चित्र के अनुसार हम खींच देते हैं, और क्या करते हैं, आप अपने हाथ से सिल्की को आगे पीछे बारी बारी से धक्का दें और खींचते रहें। तब हम बेटा क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो हम देखेंगे कि उसमें क्या होगा बेटा, कि एक चिन्ह लगा लेंगे, तो हम देखेंगे कि जो विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर क्या करता है, आगे पीछे की तरफ क्या करता है, गति करता है। उन क्षेत्रों को जहाँ सिल्की की कुंडलियाँ पास पास आ जाती हैं, वो क्या होता है, संपीड़न। और उन क्षेत्रों को जहाँ कुंडलियाँ दूर दूर हो जाती हैं, उसमें क्या कहता है, विरलन होता है। कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में क्या होती है, ये संचरित होती है, अर्थात गमन करती है। किसी माध्यम में हम क्या करते हैं बेटा, विक्षोभ की भी हम तुलना कर सकते हैं। जब हम विक्षोभ की तुलना करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम विक्षोभ की तुलना करते हैं तो क्या होता है कि जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, क्या कहती है, विक्षोभ में संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों में माध्यम के कणों का क्या होता है, विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के क्या होता है, समांतर होता है। क्लियर? अर्थात कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी वो जो विराम अवस्था है तो उसमें आगे पीछे दोलन गति करते हैं।
जब ये दोलन गति करेंगे तो क्या होगा, ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे हमारी क्या होंगी, संचरित होंगी। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि हम सिल्की के अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर दाएं बाएं हिलाएं, तब भी क्या होगा, सेम ही कंडीशन होंगी। तो क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण कि अभिलक्षण इसमें क्या क्या होते हैं। एक तो होती है आवृत्ति, आयाम और वेग। वेग क्या होता है बेटा, प्रति एकांक जो दूरी होती है उसमें परिवर्तन समय के सापेक्ष, तो उसे वेग कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब में परिवर्तन होता है। अब कैसा परिवर्तन होता है, किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व और दाब दोनों ही उनके औसत मान और नीचे की दूरी के साथ क्या होते हैं, वो परिवर्तित होते हैं। जब परिवर्तित होंगे तो क्या होंगी, ध्वनि तरंग की जो है, ध्वनि तरंगें क्या होंगी, संचरित होंगी हमारी। तो हमारा जो क्या है, घनत्व और दाब अर्थात डेंसिटी और प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा और कम होगा। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ कण पास पास आ जाते तथा ऊपरी भाग में दिखाई देता है, और शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और क्या कह रहा है कि इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ पर घनत्व और दाब सबसे अधिक होते हैं, और विरलन में निम्न दाब क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पर क्या होगा, घनत्व और दाब कम होगा। यह क्लियर। तो शिखर के तरंग को क्या कहेंगे, हम सुरंग कहेंगे, और घाटी की तरंग अर्थात नीचे को क्या कहेंगे, गर्त कहेंगे। दो क्रमागत संपीड़नों तथा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किससे नापते हैं बेटा, लैम्बडा इसके रूप में, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर होता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, कल आपका नेक्स्ट करवाएंगे इससे आगे। थैंक यू बेटा।